हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्याम एंड आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू श्याम क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बट बिफोर टेलिंग एनीथिंग एल्स अबाउट दिस चैप्टर, एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट दोस्तों, चाहे तो आप किसी भी बोर्ड से क्लास कर रहे हो, चाहे तो दोस्तों आप कोई भी बोर्ड का सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, चाहे तो आप स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई एज वेल आईसीएसई बोर्ड के हो, इट डजंट मैटर। मैं दोनों एक्सपेक्ट में बात करूंगा, हिंदी लैंग्वेज एज वेल इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर चलूंगा। आपका कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। और दोस्तों, ये चैप्टर स्टडी कर लेने के बाद आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर क्रिएट होती है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सीधे कमेंट बॉक्स में जाना और जाने के बाद उस क्वेश्चन को आप टाइप करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपका उस प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट आउट करने का कोशिश करूं। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि चाहे तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में क्लास कर रहे हो, चाहे तो आप किसी भी प्लेसेस में क्लास कर रहे हो, बट आपको मेरे क्लासेस से जो एडवांटेज मिलेगा, जो फीचर्स आपको यहां से मिलने वाला है, वो आपको किसी भी अदर प्लेसेस में नहीं मिलने वाला है। ये 110% की श्योरिटी है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा और मैं ये बात कुछ ही मिनटों में साबित करने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक जो है आपका केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्या? क्या हम लोग का एवरी सिंगल डे लाइफ, यानी कि हम लोग का जो दैनिक दिनचर्या है, उसमें क्या केमिकल रिएक्शन का जरूरत पड़ता है? क्या हमारे पृथ्वी पर, यानी कि हम लोग के यूनिवर्स में, हम लोग के ब्रह्मांड में, क्या ऐसी कोई परिघटनाएं, यानी कि कोई नेचुरल फेनोमेना या आर्टिफिशियल फेनोमेना, क्या ऐसा कोई भी परिघटनाएं घट रही हैं जो कि इंडिकेट कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? दोस्तों, अगर मैं केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है एक मोटे तौर पर कि कोई दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, दो या दो से अधिक मटेरियल्स को आपस में मिलाएंगे और मिला देने के बाद क्या होगा, कोई न्यू प्रॉपर्टी वाला, यानी कि कोई नया गुण वाला पदार्थ को वो जन्म देगा। यानी कि मैं दोस्तों, अगर मैं यूं कहूं कि दो या दो से अधिक द्रव्य को आपस में मिलाऊंगा, मैं टेक्निकल वर्ड का यूज कर रहा हूं फ्रेंड्स यहां पर, द्रव्य यानी कि सब्सटेंस। मैं क्या करूंगा, मोटे तौर पर मैं ये बोल रहा हूं द्रव्य। तो दोस्तों, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ देर में कि आखिर द्रव्य क्या है, यानी कि सब्सटेंस क्या है। बट यहां पर समझ लेने वाली बात यह है कि दो या दो से अधिक द्रव्यों को आपस में अगर मिला देते हैं और कोई नए गुण वाले अगर द्रव्य प्राप्त होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगी। मैं क्या बोल रहा हूं कि टू और मोर द सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस एज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे और मिला देने के बाद अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म अगर करता है, न्यू सब्सटेंस अगर बनता है, तो मैं कहूंगा कि ये जो प्रोसेस है, ये क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि दो या दो से अधिक द्रव्य को आपस में मिलाएंगे, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे और वो क्या करेगा, न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करेगा। आखिर यार, ये न्यू सब्सटेंस है क्या? मैं किसको बोलूंगा कि न्यू सब्सटेंस है? सपोज करो मुझे दही जमाना है। अगर मुझे दही जमाना होगा, मैंने दूध से दही जमाने का कोशिश करा, रात में दूध था, मिल्क था रात में, मॉर्निंग को जो है वो कर्ड बन गया, वो दही बन गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो दही है वो दूध के जो फीचर्स हैं, यानी कि दूध के जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक और रासायनिक जो गुण है, उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है? तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो दही है उनका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, जो आपका मिल्क था यानी कि दूध था, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक और भौतिक गुण से बिल्कुल ही अलग है। तो मैंने ये क्या देखा कि जो दही है वो दूध से बना, ओरिजिनल सब्सटेंस क्या था, दूध था, और जो न्यू बना वो क्या है, दही है, कर्ड है। तो ये न्यू जो सब्सटेंस है दही, वही तो नए भौतिक और रासायनिक गुण वाला है, यानी कि वही तो नए पदार्थ है। इनपुट में क्या लिया था मैंने, दूध, आउटपुट में क्या दिया, वो दही। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने अभी बोला कि दो या दो से अधिक द्रव्य को आपस में मिलाएंगे तब जाकर न्यू प्रकार के द्रव्य बनेगा। यानी कि मैंने क्या बोला कि टू और मोर देन सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू ईच अदर, टू और मोर देन सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो अभी हम लोग सब्सटेंस का बात करा मैंने, यानी कि द्रव्य का। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर द्रव्य होता ही है। दोस्तों, द्रव्य का मतलब द्रव नहीं होता, बोथ आर डिफरेंट थिंग, नॉट सेम। ऐसा नहीं कि द्रव्य जो आप बोल रहे हो वो द्रव है, क्योंकि द्रव्य का मतलब होता है आपका सब्सटेंस और द्रव का मतलब होता है आपका लिक्विड। बोथ आर डिफरेंट थिंग, नॉट सेम। ठीक है। तो आखिर ये जो सब्सटेंस है यानी कि द्रव्य है, वो क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, द्रव्य जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होती है। सब्सटेंस इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर।
सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस मैटर का जो है पदार्थ का शुद्धतम रूप है, यानी कि शुद्ध रूप है। ठीक है, अब बात करेंगे कि आखिर शुद्ध रूप है तो शुद्ध किस फॉर्म में मैं बोल रहा हूं, यानी कि प्योर किस फॉर्म में बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स। अब मैटर का जो ये प्योर फॉर्म है तो आखिर मैं कैसे डिटेक्ट करूं कि आखिर वो प्योर फॉर्म है कि नहीं, और अगर प्योर फॉर्म है तो किस कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाएगा, कैसे मैं समझूं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लूंगा फ्रेंड्स। जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि हम लोगों के पास NaCl का कंपाउंड है। हम लोगों के पास क्या है, NaCl का कंपाउंड है, यानी कि NaCl का जो है यौगिक है। यौगिक को मैं कंपाउंड कर रहा हूं। ठीक है, NaCl जो है एक कंपाउंड है। ठीक, तो मैं दोस्तों बताऊं कि अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन करे कि द्रव्य क्या है, तो आपको बताना क्या है कि द्रव्य जो है पदार्थ का शुद्धतम रूप है, यानी कि मैटर, यानी कि सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और कोई पूछे कि अगर प्योर फॉर्म है तो क्या इसका एग्जांपल दे सकते हो, आप कोई भी आंख बंद करके एग्जांपल दे दो, जो एग्जांपल आपका एक कंपाउंड का होगा और वो कंपाउंड आपका सब्सटेंस होगा। कंपाउंड मस्ट बी अ सब्सटेंस। कंपाउंड जो है होगा ही होगा एक सब्सटेंस। मैं बता रहा हूं कैसे। ये जो आपका NaCl है ये कंपाउंड है, यानी कि यौगिक है, और आप इसको कह सकते हो कि ये जो है द्रव्य है, यानी कि यौगिक जो है एक द्रव्य होता है, यानी कि एक कंपाउंड जो है वो एक सब्सटेंस होता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे, मैं इसका एक पर्टिकुलर एक साइंटिफिक डेफिनेशन दे रहा हूं कि सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड एनी अदर काइंड ऑफ द मैटर having different type of physical and chemical property by using any kind of physical process। मैंने दोस्तों क्या बोला, द्रव जो है एक ऐसा शुद्धतम रूप है पदार्थ का जिसको किसी भी भौतिक विधि के द्वारा, मैं रासायनिक विधि नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रोसेस, नॉट केमिकल प्रोसेस। दोस्तों मैंने क्या बोला कि द्रव्य जो है पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसको किसी भी भौतिक विधि के द्वारा दूसरे गुण वाले द्रव्य में बदला नहीं जा सकता, जिस द्रव्य का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड एनी अदर काइंड ऑफ द सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ द फिजिकल प्रोसेस। अब इस चीज को हम लोग बारीकी से एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोर्स चाहे कितनों भी लंबा हो, चाहे तो मैं कितनों भी डेप्थ में घुस जाऊं, आपको मेरे साथ चलना होगा। ऐसा आप मत सोचना कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। कभी ऐसा चमत्कार एक दिन होगा कि आपको अलादीन का चिराग आप रगड़ते रह जाओगे, उनमें से जीन निकलेगा और आपको वरदान दे देगा और आप एक ही दिन में बन जाओगे डॉक्टर या तो साइंटिस्ट। ये कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो तल्लीनता के साथ अपना इंट्यूशन यानी कि अपने आत्मचेतना को जगाओ और पढ़ने की कोशिश करो। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रात के अभी 11:30 बज रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट जो है पूरा कंट्री सो रहा होगा और मैं इस टाइम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप मेरे साथ बने रहो, आपको मेरा एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बारीकी से सब्सटेंस आखिर है क्या चीज। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी यौगिक हो, उसको आप कह सकते हो कि वो सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस का डेफिनेशन मैंने ये बोला कि चाहे आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस को लगा लो, आप डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वाले आप नया सब्सटेंस नहीं बना सकते हो, चाहे किसी भी फिजिकल प्रोसेस को लगा लो। तो अगर मैं NaCl को, ये कंपाउंड, इसको मैं अगर बोल रहा हूं कि अगर ये सब्सटेंस है, तो क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है, क्या इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि कोई भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस लगा दें NaCl पर, NaCl कभी भी किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए NaCl से कोई नए टाइप का सब्सटेंस को क्रिएट नहीं किया जा सकता, सब्सटेंस को फॉर्म नहीं किया जा सकता है जिसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण जो है NaCl से अलग हो। मैंने क्या बोला दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कोई भी फिजिकल प्रोसेस को लगाकर NaCl से कोई ऐसे नए प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वाले NaCl जैसा कोई भी नया कंपाउंड NaCl से बनाया जा सकता है जिसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण जो है NaCl से अलग हो जाएगा। ये देखूंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि आखिर भौतिक और रासायनिक गुण जो तब से मैं चिल्ला रहा हूं, आखिर वो है क्या चीज, भौतिक और रासायनिक गुण। दोस्तों भौतिक गुण का मतलब
ये होता है, मैं कैमरे के फ्रंट में खड़ा हूँ तो आपको पता चलेगा कि मैं गोरा हूँ या काला हूँ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी है ये, यानी कि भौतिक गुण है। अगर हेयर जो है ब्लैक है, फिजिकल है। केमिकल जो है अंदर में वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्यों? केमिकल, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। आपने रोटी खाया, रोटी के अंदर में जाकर रोटी ही रह गया? नहीं, कुछ अलग वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। क्या दिखाई मिला आपको? रोटी जिसमें कन्वर्ट हो गया, क्या आपको दिखाई मिला वो? नहीं। दिस इज केमिकल चेंजिंग। ये केमिकल चेंजिंग था, ठीक है। ये केमिकल चेंजिंग है और आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि केमिकल चेंजिंग को आप समझ नहीं पाओगे। पालक लेते हैं हम लोग, हरा कलर का, हीमोग्लोबिन उससे बनता है, रेड कलर का ब्लड होता है ना। तो कैसे बन गया? क्योंकि केमिकल प्रोसेस था। केमिकल केमिकली जो चेंजेस होती है ना, उसको समझ में नहीं आता है, वो पकड़ नहीं पाओगे, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे आप। और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हरी घास खाकर गाय व्हाइट कलर यानी कि सफेद कलर का जो है दूध देती है। ये कैसा है, क्या है ये केमिकल चेंजेस है। ये केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आया, यानी कि रासायनिक गुण में बदलाव आया। अब रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो आपको इसके बारे में परिचय, कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोयला ब्लैक कलर का होता है, जला दो तो व्हाइट कलर का हो जाता है। तो ब्लैक कलर का कोयला को आप जला दो तो व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा कि उसका रासायनिक गुण में बड़ी परिवर्तन हो गया? और आप क्या देखकर पता लगा सकते हो कि उनमें से क्या क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड निकला, या कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, या तो इन वोलेटाइल मटेरियल्स के फॉर्म में वो आपका पानी निकल गया कोयला में से, तब जाकर वो सफेद हो गया? ये तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा ना। इसका एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये केमिकल चीज था, ठीक ठीक है। मतलब भौतिक गुण था ये। अब भौतिक गुण में कैसे हम लोग और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जब भौतिक गुण का बात कर रहा हूं, पानी ले लो आप, पानी को आप फ्रीज कर दो, ठंडा कर दो, जम गया, वो बर्फ में बदल गया। पानी आपका बर्फ में बदल गया, वो भौतिक गुण है उसका। क्या हुआ? पानी लिक्विड फेज में था, सॉलिड फेज में वो कन्वर्ट हो गया, किसमें? आइस में। और आइस को फिर से अगर आप मेल्ट करवाओगे ना, फिर से वो वाटर बन जाएगा। वाटर को आप फिर से अगर टेम्परेचर बैक टू बैक डालते रहो तो वेपोराइज कंडीशन में आकर वेपर यानी कि वाष्प बन जाएगा, वो भाप बन जाएगा। क्या है ये? भौतिक गुण है ये। भौतिक गुण में क्या हुआ? गैसेस स्टेट टू वो लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज टू सॉलिड स्टेट में आया, सॉलिड स्टेट टू फिर से उसको हिट करो, लिक्विड फेज में आ जाएगा, लिक्विड फेज से गैसेस स्टेट में आ जाएगा, ठोस द्रव गैस में बदल रहा। तो ये क्या था? भौतिक गुण था। ये तो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो भौतिक गुण के बारे में अगर मैं बात करूं तो भौतिक गुण आपको ऐसे ही डिटेक्ट करना होगा कि क्या है भौतिक गुण आखिर। यार कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई भारी है, ठीक है, किसी का द्रव्यमान ज्यादा है यानी कि मास किसी का ज्यादा है, बोर्ड जो है व्हाइट कलर का है, इंक जो है ब्लू कलर का है, ठीक है, इसको मैं मेल्ट करवा दूं अगर ये सॉलिड स्टेट टू लिक्विड फेज में आ जाएगा। ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। देखने में रूप कैसा, रंग कैसा, ढंग कैसा, ये क्या है? भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं अगर रासायनिक का बात करूं, अगर मैं रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी का बात करूं, तो वो क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने ब्लड का एग्जांपल दिया, वो है, ठीक है। आप बोलोगे कि हमको पता है कि मैं आयरन अगर लेता हूं तो हीमोग्लोबिन लेवल ब्लड का जो है वो बढ़ जाता है। तो आयरन लोगे तो एक काम करो ना, आप जो घंटी मारने वाला होता है ना, टंग 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 जो घंटी लगाते हैं, बेल बेल जो लगाते हैं इसमें स्कूल में, उस बेल को ले आकर सीधे चबाना स्टार्ट कर दो, आयरन तो मिल जाएगा डायरेक्टली बॉडी में, मिल जाएगा ना, तो ब्लड बन जाएगा आपका फिर उससे। यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सारा केमिकल चेंजेस है जो कि इसके बारे में हम लोग पूरे बारीकी से आगे धीरे 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 डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे लोहे में कब जो जंग लगा, आपको पता चला क्या? बैठ बैठ के देखते रहो, आपको पता नहीं चलेगा। तो रैंडमली भी चेंज होता है, धीरे धीरे भी चेंजेस आते हैं। तो इसके बारे में केमिस्ट्री जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसी के बारे में हम लोग तो डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब तो आपको भौतिक परिवर्तन क्या है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन जैसे मान लेते हैं ना, कोयला है, कोयला को जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गया उसमें, ठीक है। आपको पता है कि आदमी का शरीर को जला देने के बाद एक मुट्ठी बच जाता राख, बाकी सब गया कहाँ? केमिकल चेंजेस हुआ ना, बहुत सारे जो पानी था बॉडी में उड़ गया, कार्बन जो बॉडी में कार्बन का बना हुआ था बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो निकल गया, ठीक है, इवॉल्व हो गया। तो बहुत कुछ चेंजेस है, ठीक है, जो भौतिक जो रासायनिक गुण के अंदर में आ जाता है, रासायनिक प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में। चलिए देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, मैंने क्या बोला था? अगर ये सब्सटेंस यानी कि द्रव्य है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस लगा दो,
इसका गुण नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। चलिए देख लेते हैं किस गुण का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैंने बोला था आप लोगों को कि द्रव्य यानी कि सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का एक प्योर फॉर्म है जिसको किसी भी भौतिक विधि यानी कि फिजिकल प्रोसेस के जरिए अलग प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एक चीज, जब ये कंपाउंड है यानी कि ये यौगिक है, मैंने अभी बोला, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैंने क्या बोला कि भौतिक और रासायनिक गुण जो होती है यौगिक का, वो जिन अवयवी तत्वों से मिलकर बना होता है उनसे इस यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल ही अलग होता है। मैंने क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जिनसे मिलकर ये बना हुआ है उन सब परमाणु यानी कि चाहे तो वो तत्व है यानी कि जिन एटम से मिलकर बना हुआ, क्योंकि एलिमेंट जो है, तत्व जो है, उन्हीं का तो आपका स्मॉलेस्ट जो फॉर्म होता है वही तो एटम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड कैसे डिफरेंट है जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए, सोडियम क्लोराइड आपको पता होगा, सोडियम और क्लोरीन दो एटम, दोनों का, सोडियम का और क्लोरीन का एटम मिला था तब जाकर सोडियम क्लोराइड बना है, ठीक है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ आपका, सोडियम और क्लोरीन, तब जाकर आपका बना है NaCl, ठीक है ना। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको। बैलेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं, खाली इतना आप जान के रखो यहाँ पर कि सोडियम और क्लोरीन दो मिला, आखिर ये तो आयन फॉर्म करेगा, ये सब के बारे में सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जान लेना कि ये जो सोडियम और क्लोरीन है दोनों मिला तब जाकर बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड का क्या गुण वाकई में अलग है सोडियम और क्लोरीन से, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन ही तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी तत्व। मैंने तो अभी बोलकर रखा हुआ है कि जिन चीजों से मिलकर द्रव्य बना होता है यानी कि जो कंपाउंड का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो जिन चीजों से मिलकर बना होता है उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा। और मैंने बोला कि आप जो है द्रव्य यानी कि सब्सटेंस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक को आप ले सकते हो। तो किसी भी यौगिक को आप ले सकते हो यानी कि ये तब इसका मतलब सब्सटेंस होगा यानी कि द्रव्य होगा। जब वो कंपाउंड है तो इसका मतलब वो द्रव्य है, अभी तो बोला था मैंने, यानी कि वो अगर वो कंपाउंड है तो ये सब्सटेंस होगा। तो देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर अभी ये बोल रहा हूं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसका मतलब ये अगर सब्सटेंस है तो इसका मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्योंकि कंपाउंड का यानी कि यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण अगर जिन तत्वों से मिलकर बना हो उनसे बिल्कुल अलग होगा। यही अगर मान लेते हैं कि द्रव्य होगा यानी कि सब्सटेंस होगा, तो फिर सब्सटेंस का भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जिन चीजों से मिलकर बना हो उससे अलग होगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। ये बना हुआ है सोडियम और क्लोरीन से। तो दोस्तों एक बात बता रहा हूं आपको, जैसे कि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो नमक है हम लोग उसको खाते हैं, चाट लो आप एक चुटकी भर नमक, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये बना हुआ किन चीज़ों से मिलकर, सोडियम और क्लोरीन। तो क्या जो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है सोडियम क्लोराइड, तो क्या जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसी से अलग हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखो कैसे। सोडियम, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सोडियम क्लोराइड नमक जो है दो चीज़ों से, मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ सोडियम और क्लोरीन से। आपको पता होगा कि सोडियम जो है इतना हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी कि इतने अधिक अभिक्रियाशील तत्व है सोडियम, जिसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, नहीं तो वो ओपन इन्वायरमेंट में अगर इसको रख दें तो मॉइस्चराइज एयर से रिएक्शन करेगा। मॉइस्चराइज एयर से रिएक्शन करेगा यानी कि वो नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके प्रचंडता के साथ यानी कि डजलिंग लाइट के साथ वो जलना स्टार्ट हो जाएगा सोडियम। मैंने क्या बोला कि सोडियम को अगर ओपन इन्वायरमेंट में ऐसे ही खुला छोड़ दोगे ना तो मॉइस्चराइज एयर से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद सोडियम जो है बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोडियम अगर मान लेते हैं कि इतना रैपिडली रिएक्शन करेगा आपका हवा के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या करना पड़ेगा, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है इसीलिए, तो ठीक है, ताकि वो केरोसिन तेल तो तेल ना है, वो ये थोड़ी है, पानी थोड़ी है, तो फिर पानी के कांटेक्ट से वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं सोडियम का। तो अगर मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है मॉइस्चराइज एयर यानी कि नमी युक्त हवा से बचाने के लिए, क्योंकि उससे वो अभिक्रिया कर लेता है, तो सोडियम होता है, पता है आपको, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि सोडियम जो था ब्लैक सोप यानी कि काला साबुन का तरह होता है। तो सोडियम को एक काम करना, एक चुटकी उठाकर चाट लो आप थोड़ा सा, तो पता चलेगा, जानते हो, आपका जीभ जो है जल गया। कैसा? लंका जलाने वाला बंदर जैसा, ठीक है। आपका जीभ जो है जल जाएगा, पूरा मुंह आपका जल जाएगा, वही बंदर जैसा। क्यों जलेगा पता है? क्यों, जब मॉइस्चराइज एयर से वो रिएक्शन कर जाता है यार, तो फिर आपका जीभ में भी तो मॉइस्चर है ना, तो वो उससे रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन नमक तो खा रहे हैं, तो फिर कहाँ जल रहा? नहीं जल रहा ना। तो इसका मतलब सोडियम जिन चीज़ों से मिलकर बना हो, सोडियम से मिलकर बना हो, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम से ही बना हुआ है, फिर भी सोडियम क्लोराइड को खा सकते, सोडियम को नहीं खा सकते। अब आ जाइए क्लोरीन में। आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन थोड़ा सा जहरीला, यानी कि थोड़ा सा पार्शियली तो पॉइजनस होगा ही होगा, ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन कहीं पर भी डालो तो पिगमेंट जो है, पिगमेंट को उड़ा देता है वो, ठीक है, पिगमेंट को उड़ा देता है, यानी कि वो कलर जो है, कलर में कहीं पर अगर डालते हो तो कलरलेस कर देता है, यानी कि हार्मफुल तो होगा ही। तो क्लोरीन भी हार्मफुल है, सोडियम भी हार्मफुल है, यानी कि नुकसानदायक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड इसी से मिलकर बना हो, तो फिर सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं हानिकारक है, क्यों नहीं हार्मफुल है? यही तो इसीलिए तो अभी बोला ना मैंने दोस्तों कि जो सब्सटेंस है, जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जो है, सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण, जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उनसे बिल्कुल, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। मे भी आप डिटेक्ट अब कर पाओगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग सब्सटेंस किसको बोल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्सटेंस को और अधिक अच्छे तरीके से जानने के लिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी यानी कि वाटर, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, ये एक यौगिक है यानी कि कंपाउंड है। तो अगर ये कंपाउंड है तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये एक सब्सटेंस होगा, मैंने पहले ही कहा था आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपको तो कंपाउंड का डेफिनेशन पता होगा, क्योंकि आप क्लास 9 से ही पढ़ रहे हो, क्लास 9 में पढ़े होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बारे में आपको आइडिया होगा। जैसे आपको पता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट, यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट को, यानी कि तत्वों को आपस में अगर मिलाते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी कि यौगिक बनता है। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि दो या दो से अधिक एलिमेंट यानी कि तत्वों को मिलाते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन को मिलाएं तब जाकर सोडियम क्लोराइड नमक बना, तो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तब जाकर क्या बना, पानी बना, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा डेफिनेशन देता है कि दो या दो से अधिक तत्वों यानी कि एलिमेंट को आपस में अगर कंबाइन करते मिलाते हैं अगर, ठीक है, तो बन जाएगा कंपाउंड, तो 110% रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाने से कंपाउंड नहीं बनता है, वो फिक्स रेशियो में मिलाने पर बनता है, यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब बनेगा। यानी कि हाइड्रोजन का एक निश्चित मात्रा के साथ ऑक्सीजन को मिलाएंगे एक निश्चित मात्रा में, तब जाकर वो जल बनेगा। ऐसा नहीं कि जो मन सो रेशियो आप मिला दो और कंपाउंड बन के ठहर गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो एटम, ठीक है, यहां पर क्या है कि टू एटम ऑफ द हाइड्रोजन रिएक्ट विथ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या, इसने क्या करा, इसने दो हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करा है यहाँ पर, तब जाकर यहाँ पर क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना है, यानी कि एक यौगिक बना है किसका, पानी का यौगिक का निर्माण किया है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एक है, ठीक है। अब बात है यहाँ पर कि H2O है, H2O है, मैं ये कर रहा हूँ ना, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, रेशियो कितना बना, एक अनुपात, एक निश्चित अनुपात में। यहां पर आप देख सकते हो दो हाइड्रोजन तो एक ऑक्सीजन, यहां पर रेशियो कितना का बना, 2:1 का, ठीक। अगर मैं कोई दूसरा कंपाउंड ले लूं, H2O2, क्या आपने इसका नाम सुना है? ऑब्वियस सी बात है आपने सुना होगा, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको पता होगा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने देखा है, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया होगा इसको। आपने देखा होगा कि जो कलर डाई मतलब जो काला पत्थर होता है ना, जो सैलन में यूज किया जाता है हेयर को डाई करने के लिए, तो उसमें भी मिलाया जाता है। और अगर कान में अगर कीड़ा वगैरह कुछ हो, अगर अंदर में घुस गया, तो उसको भी निकालने के लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है, जो कि मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाते हैं। अगर ये देखा होगा आप लोगों ने, तो मेडिकल जाओ ना, आपको 18-20 रुपये में ये छोटा सा एक मिल जाएगा डिब्बा, जाकर देख लेना, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान में डालने के बाद या तो कहीं पर भी डालो आप, ये बबल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, उबलना ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन फ्रेंड्स यू कैन सी हियर दैट टू हाइड्रोजन एटम कंबाइंस विद सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, एंड हियर टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद डबल एटम ऑफ द ऑक्सीजन। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन दो है, यहां पर क्या है, यहां पर भी तो दो है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन एक है, यहां पर ऑक्सीजन दो है। देखा क्या हुआ, यहां पर रेशियो 2:1 का, यहां पर रेशियो क्या है, 2:2 का। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यहां पर दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, क्या डिफरेंस है, रेशियो में डिफरेंस है। यहां पर दो हाइड्रोजन था,
यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं? बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब 2:1 का रेशियो हुआ तो जब बन गया जल, 2:2 का रेशियो हुआ तो बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अब क्या करोगे बताओ? कान किसी का पक गया है, कान का मैल को निकालने के लिए, यानी कि पका हुआ कान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप डाल सकते हो, पका हुआ कान में आप पानी डाल सकते हो? तब तो और पक जाएगा, ठीक है। तो आप नहीं डाल सकते हो ना उसको, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो कंपाउंड एक फिक्स रेशियो में मिलता है तब बनता है। यहाँ पर 2:1 का रेशियो था, 2 हाइड्रोजन था 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, रेशियो गड़बड़ाया, कंपाउंड अलग अलग बन गया। एक सिंपल सा लैंग्वेज में सोचो ना यार, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जरा गौर करोगे ना नेचर में तो आपको पता चलेगा। साइंस कैन बी लर्न ओनली फीलिंग्स नॉट बाय रिपीटेशन और रॉट। बार बार रटने से आप साइंस को नहीं पढ़ सकते हो, फीलिंग से साइंस को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो आप नेचर को स्टडी करोगे ना तो साइंस को ऑलरेडी आपको साइंस समझ में आने लगेगा। अब जरा सा गौर करना, एक चीज सोचना कि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, कौन सी गैस है? यूनिवर्स का अगर मैं बात करूं ना तो यहां पर तो नाइट्रोजन 78% है, लेकिन जितने भी सारे स्टार्स, जितने भी सारा तारा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी, सारा का सारा बना हुआ है किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ। यानी कि हाइड्रोजन का गैस अगर ज्यादा रेशियो में है यूनिवर्स में तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन क्या है, कम है। ज्यादा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो जरा सोच कर देखो कि अगर किसी भी रेशियो में, अगर रेशियो का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता, कोई ठोर ठिकाना नहीं, जितना हाइड्रोजन मिल जाए उतना ऑक्सीजन मिल जाए, बन जाएगा पानी, तो फिर क्या होता, सारा का सारा हाइड्रोजन सारा ऑक्सीजन के साथ आपस में कंबाइंड होकर और बना देता पानी। तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचता। किसको सांस में लोगे आप? पानी को नहीं ले सकते हो ना। तो यही तो बात है ना, ठीक है। तो मे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्या है कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो कंपाउंड है वही सब्सटेंस है। चलिए देखते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था H2O यानी कि पानी का। तो क्या ये एक सब्सटेंस है? अगर सब्सटेंस है तो जिन चीजों से मिलकर बना हुआ उनसे इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होना चाहिए। चलिए देखते हैं। H2O ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? H2 और O2 से। यानी कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आप गौर कर रहे हो, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि पानी जो है, इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिन चीजों से मिलकर बना हुआ, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों के गुण से, यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होना चाहिए। है ही क्यों? क्योंकि आप यहां पर गौर फरमाना, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में होता है। हाइड्रोजन तो गैस है ना यार, ऑक्सीजन भी गैस है, जबकि वाटर पानी क्या है, लिक्विड है। गैस है, द्रव है। समझ में नहीं आ रहा डिफरेंस? यही पर तो डिफरेंस क्लियर हो गया। और इसको अगर अच्छी तरह से मैं देखूं तो दोस्तों आपको पता होगा, फ्यूल के बारे में कुछ आइडिया होगा आपको। फ्यूल आखिर है क्या चीज? ईंधन। ईंधन का मतलब होता है जो जलता है, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, एस्फॉल्ट है, ठीक है। क्या है ये? मोटा तेल वगैरह जो है ना, ये सब क्या ईंधन है जो कि जलता है और क्या होता है, हीट रिलीज करता है, हीट जनरेट करता है वो, ठीक है। तो वो ईंधन है। तो अब तक का बढ़िया ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बहुत अच्छा ईंधन है। क्यों? क्योंकि रॉकेट का प्रोपेलेंट यानी कि प्रणोदक में यूज किया जाता है। लिक्विफाइड जो है मटेरियल्स में, या तो हाइड्रोजन जो है आपका ईंधन यानी कि फ्यूल में, रॉकेट फ्यूल में इसका यूज किया जाता है एज अ रॉकेट फ्यूल हाइड्रोजन को। क्योंकि कम अमाउंट में इसको जलाओगे ना तो कैलोरी वैल्यू बहुत अच्छा देता है हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल है तो जलने का काम करता है, खुद जलेगा। ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन इज द न्यूट्रिशन ऑफ कंबशन, दहन का पोषक होता है। यानी कि अगर जलाना है किसी चीज को तो ऑक्सीजन आपको चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर आप जला नहीं पाओगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जाड़े के दिन में हम लोग क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा डालते हैं तो वो दहकना स्टार्ट कर जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि क्या? और मोमबत्ती को आप गिलास से ढक दो, ऑक्सीजन ना पहुंचने दो, फिर देखना क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि दहन को जो, यानी कि जो कंबशन, जो दहन है जलने के लिए, उसका न्यूट्रिशन का तरह एज अ न्यूट्रिशन कौन काम करता है? ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने का काम करता है। हाइड्रोजन फ्यूल है, खुद जलने का काम करता है। ऑक्सीजन जलाने का काम करता है। और दोनों से मिलकर जो बना पानी वो बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है उन्हीं का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से जो फाइनल जो सब्सटेंस यानी कि जो द्रव्य जो बना हुआ है उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल अलग होता है। आज
चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है यहीं तक ओवर करता हूँ, क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एज वेल फ्रेंड्स, वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि डेली तो 1 से 1.5 GB देता है यार, कैसे अपलोड करूँगा ज़्यादा लंबा अगर वीडियो होगा तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, विजिट करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इस टाइप का वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।